अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, हम एक वीडियो दे चुके हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी उसके लिए। तो इस वक्त हम एक चीज़ देखना चाहेंगे फिर से जो हम पहले डिराइव कर चुके हैं, वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन वेक्टर जो है सेंटर ऑफ मास का, इसके लिए जो हमने एक्सप्रेशन निकाली है वो ये है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हम डिराइव कर चुके हैं, इज m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस सो ऑन डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन। मतलब कि अगर आपके पास पार्टिकल्स हो, अगर आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो और एक बॉडी में एक चीज़ बनी हो आपके पास और एक बॉडी बनी हो आपके पास, उसमें पार्टिकल्स के मासेस हो m1 m2 m3 सो ऑन, तो अगर उस बॉडी का आपने सेंटर ऑफ मास बताना है तो उसका सेंटर ऑफ मास होता है m1 r1, मास ऑफ फर्स्ट वन पार्टिकल और उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, प्लस m2 यानी दूसरे पार्टिकल का मास इंटू r2 यानी उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। इसी तरह से m3 इंटू r3, m3 क्या है, तीसरे पार्टिकल का मास और उसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, प्लस सो ऑन डिवाइड बाई सम ऑफ मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। और फिर हमने एक और एक्सप्रेशन इसमें देख लिया कि अगर इन सारे पार्टिकल्स की मास जो है वो सेम हो, इक्वल मासेस हो सारे पार्टिकल्स की, तो वो जो पोजीशन वेक्टर होता है, वो पोजीशन वेक्टर जो होता है सेंटर ऑफ मास का, ये जो RCM होता है यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर सारे पार्टिकल्स की मासेस सेम हो तो ये किसके बराबर आएगा? देखिए यहाँ m आएगा, m आएगा, m कॉमन आएगा तो ऊपर आएगा r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस सो ऑन। वो जो m कॉमन आ गया यहाँ आएगा m प्लस m सो ऑन n टाइम्स। मान लीजिए ये n पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ जब m कॉमन आता है तो यहाँ पर अगर इन मासेस सेम है तो यहाँ आएगा n टाइम्स m। अगर ये n टाइम्स है तो 10 बार है तो 10 टाइम्स m, 100 बार 100 पार्टिकल्स है तो आप लिखेंगे 100 टाइम्स m। अब ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो n टाइम्स m, ये m एंड n कैंसल्स, तो आपको क्या मिलेगा, r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस सो ऑन डिवाइड बाई n। तो क्या आ गया उस वक्त ये आ गया आपका। मतलब जब डिफरेंट पार्टिकल्स की डिफरेंट मासेस हो तो उस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो है उसका पोजीशन वेक्टर ये होगा। अगर पार्टिकल्स की मासेस सेम है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ये होगा, मीन वैल्यू ऑफ, एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। अगर आपको सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालना है और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो x कोऑर्डिनेट इस एक्सप्रेशन में दिया जाता है, m1 x1 m2 x2 m3 x3 सो ऑन डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 सो ऑन। y कोऑर्डिनेट इस एक्सप्रेशन से दिया जाता है, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस सो ऑन डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हम यहां पर करना चाहेंगे, आप देख लीजिए, आप लिख सकते हैं चाहें तो नोट कर सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सिंपल सा है, मतलब मैं कोई ऐसा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं करने जा रहा हूं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करने जा रहा हूं ताकि एप्लीकेशन आपको इसकी समझ में आ जाए। तो वो न्यूमेरिकल जो छोटा सा है वो क्या है, वो क्वेश्चन हम पहले लिखेंगे। 4 पार्टिकल्स क्वेश्चन हमारा है 4 particles each of mass 1 kg lie are placed at the corners of a square, at the corners of a square
each of whose side is 1 meter is 1 meter. Find the coordinates of its center of mass. देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आपके पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दिया हुआ है कि आपके पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर का हर साइड 1 मीटर है। तो मैं उस स्क्वायर को यहां पर बना लेता हूं। ये स्क्वायर है और इसका हर एक साइड 1 मीटर है और हर पॉइंट पर, ये एक कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर है स्क्वायर का, ये तीसरा है, ये चौथा है। मान लीजिए ओ ए बी सी, तो ये कॉर्नर्स हैं। इस कॉर्नर पर एक मास है m1 1 kg, इस पर भी 1 kg, इस पर भी 1 kg, इस पर भी 1 kg। इसका कहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा, हमें सेंटर ऑफ मास बताना है कि कहाँ है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको बनाने के लिए, डिफरेंट बनाने के लिए मैं मान लेता हूं कि यहां पर मास है 1 kg, यहां पर मास है 2 kg, यहां पर मास है 1 kg और यहां पर मास है 2 kg। इस पॉइंट पर 1 kg, इस पॉइंट पर 2 kg, इस पॉइंट पर 1 kg, इस पॉइंट पर 2 kg। हमें बताना है सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। तो जो सेंटर ऑफ मास इसका होगा, पहले हम कोऑर्डिनेट्स यहां पर देखेंगे। अगर हमने इसको ओरिजिन से ड्रॉ किया है, अगर ये पॉइंट इन एक्सिस का ओरिजिन है, तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0। अब यहां से यहां तक क्या है 1 मीटर, तो इस पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट्स क्या होगी, यहां से यहां तक 1, तो y एक्सिस या y कोऑर्डिनेट इसके लिए 0 है। इस पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट्स होंगी 1 1, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1। और इस पॉइंट सी की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगी, इस पॉइंट सी की कोऑर्डिनेट्स होंगी, x कोऑर्डिनेट वहां 0 है और y कोऑर्डिनेट 1 है। अब मुझे सेंटर ऑफ मास, मान लीजिए ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अब अगर मुझे सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है, तो CM में इधर लिखूंगा, ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास है। तो मुझे इस सेंटर ऑफ मास की अगर कोऑर्डिनेट्स निकालनी है तो मैं वो कैसे निकालूंगा। तो क्या ये एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें पोजीशन वेक्टर इससे निकाला जा सकता है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। मगर हमें पोजीशन वेक्टर तो नहीं निकालना है ना, हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट्स खाली, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, सेंटर ऑफ मास की। तो हम इसको अगर यूज करेंगे तो इससे पोजीशन वेक्टर निकलेगा सेंटर ऑफ मास का। और इसमें चाहिए हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस मास m1 m2, ये जो मासेस हैं, यहाँ पर 1 kg 2 kgs, वो यहाँ पर 1 kg, यहाँ पर 2 kgs, ये हुआ m1 m2 m3 m4। तो ये m1 का पोजीशन वेक्टर है, m2 का पोजीशन वेक्टर है, m3 का, तो ये तो हमें पता ही नहीं है, या तो पहले इनको निकालना पड़ेगा, तो ये लंबा हो जाएगा। सबसे पहले हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए ही नहीं, RCM चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ इसकी कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे? हम इस तरह से निकालेंगे, जो मैंने अभी पहले, इससे पहले ही जो यहाँ पर इक्वेशंस लिखी हुई थी उनको यूज करेंगे। देखिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर इसके बराबर होता है जब पार्टिकल्स की मास सेम ना हो। जब पार्टिकल्स की मास सेम हो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इसके बराबर होता है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट्स निकालनी हो तो x कोऑर्डिनेट होती है m1 x1 प्लस m2 x2 शाबाश, m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ये x कोऑर्डिनेट होती है। मैंने सिर्फ 4 पार्टिकल्स की मासेस लिखी, m1 m2 m3 m4, ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि यहाँ इसमें कौन जो पार्टिकल्स दिए गए हैं वो 4 ही हैं।
पूरा स्क्वायर मान लीजिए, इस पर सिर्फ ये 4 पार्टिकल्स हैं, बाकी स्क्वायर की मास नेग्लिजिबल है, तो ये 4 पार्टिकल्स माने जाएंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट में ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है ना। और जब मैं ये एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ इस एक्सप्रेशन से, तो ज़रा बताइए मैं क्या करूँ यहाँ। व्हाट इज़ m1 हो गया ये, यहाँ पर पहला पार्टिकल उसकी मास क्या है 1 kg, उसका एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है 0, प्लस m2 दूसरे पार्टिकल की मास दैट इज 2 kg, उसका x2 यानी उसका एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज 1, प्लस शाबाश m3 यानी इस तीसरे पार्टिकल की मास वो फिर से 1 kg है, इनटू x3 यानी उसका एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज 1, प्लस m4 दैट इज 1 kg, ये इसकी मास नहीं दैट इज 2 kg, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 0, डिवाइड बाय सम ऑफ मासेस m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, ये देखिए m1 इज 1, m2 इज 2, m3 इज 1, m4 इज 2, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनती हैं ज़रा बताइए। एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास की एक्स कोऑर्डिनेट ये 0, यहाँ बनेगा 2 प्लस 1 इज 3, डिवाइड बाय 6, तो ये बनेगा 1/2, तो इसकी एक्स कोऑर्डिनेट है 1/2 या फिर 0.5 मीटर्स, क्योंकि ये बाकी चीज़ें मीटर में साइड मीटर में ही दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं 1/2 या 0.5 मीटर्स, ठीक है। ये एक्स कोऑर्डिनेट है। अब वाई कोऑर्डिनेट पता लगाइए, तो वाई कोऑर्डिनेट भी इसी तरह से पता लगाई जा सकती है। तो y कोऑर्डिनेट इज शाबाश m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब बताइए y कोऑर्डिनेट आएगी m1 यानी पहले पार्टिकल की मास दैट इज 1, y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, प्लस दूसरे पार्टिकल की मास क्या है दैट इज 2 kg, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, तीसरे पार्टिकल की मास क्या है 1 kg, उसका y कोऑर्डिनेट 1 है, प्लस चौथे पार्टिकल की मास 2 kg, उसका y कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, डिवाइड बाय शाबाश m1 प्लस m2 प्लस ये आएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 जैसे पहले आया था m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो अब y कोऑर्डिनेट क्या आएगी देख लीजिए, यह आएगा y इज इक्वल टू, ये फिर से ऊपर आएगा 3 और नीचे 6, दैट मीन्स अगेन 1/2 दैट इज 0.5 मीटर्स। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं फिर, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास आर, भाई क्या कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x, y, दैट मीन्स शाबाश 0.5, 0.5, ठीक है ना मीटर्स। तो ये कोऑर्डिनेट्स है सेंटर ऑफ मास के, ऐसे निकाले जाते हैं, ठीक है। और ये एक बात मैं आपसे कहूं कि जब आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप के फिगर्स हो, मतलब ऐसे फिगर्स हो जिनकी शेप ज्योमेट्रिकल हो, तो आप जब उनकी सेंटर ऑफ मास पता लगाते हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही होता है। जैसे अगर आप सर्कल देखेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, सेंटर पर। और आप देख लीजिए सर्कल, अगर एक रिंग आपके पास होगा, एक बैंगल आपके पास होगा, जो लड़कियां पहनती हैं बैंगल, उसका मटेरियल कहां पर है, सर्कमफेरेंस पर। तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होना चाहिए, वो तो इसी सर्कमफेरेंस पर होना चाहिए, लेकिन नहीं। देखिए अगर आप एक रिंग या एक हाफ सर्कल लेंगे इस तरह से, तो अगर आप उसको इस पॉइंट पर बैलेंस करेंगे, यहां से इस तरह से पॉइंट पर बैलेंस करेंगे इस पॉइंट पर, तो क्या ये बैलेंस हो सकती है इस पॉइंट पर, नहीं। बल्कि अगर आप इस तरह से रिंग का रखेंगे, देखिए ये आपने बैलेंस कर दिया इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आपने बैलेंस कर दिया इसको, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर माना जाएगा, इसी पॉइंट पर, जो मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया, ठीक है ना। तो इसी पॉइंट पर इसका सेंटर ऑफ मास भी है, सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर। लेकिन अगर ये एक कर्व होगा इस तरह से, जैसे मैंने इस अपनी उंगली को रखा हुआ है,
अगर इस तरह से एक हाफ सर्कल होगा किसी मटेरियल का बना हुआ, अगर आप उसको ऐसे बैलेंस करेंगे तो क्या वो इस तरह से रुकेगा, इस पर बैलेंस होगा? नहीं, बल्कि वो उलटकर इस तरह से जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर भी सेंटर ऑफ मास नहीं है। तो इसी तरह से इस पूरे रिंग का सेंटर ऑफ मास इस रिंग की सरकमफेरेंस पर किसी भी पॉइंट पर नहीं है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है? वो सेंटर पर होता है। मतलब इसको बैलेंस किया जाए तो सेंटर पर ही होगा। देखिए, अगर आप एक धागा बांध लेंगे ऐसे 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 डायमेट्रिकली आप धागे बांध लेंगे तो आप इसको बिल्कुल सेंटर पर रख के आप इसको बैलेंस कर सकते हैं इस रिंग को। तो इसका मतलब ये हुआ इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास है। और यहां आप देख सकते हैं एक व्हील है, एक रिंग है, एक साइकिल का रिम है, साइकिल के व्हील का रिम है। तो इन सब चीजों के जो सेंटर्स ऑफ मासेस हैं वो सेंटर पर होते हैं। अब आपका रिंग तो ऐसा है लेकिन यहां पर सेंटर ऑफ मास है। तो यहां इसका मतलब हो गया सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी डज नॉट लाई ऑन द बॉडी, इट लाइज आउटसाइड द बॉडी। तो सेंटर ऑफ मास कभी बाहर भी हो सकता है, बॉडी से बाहर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बॉडी के ऊपर ही हो। ठीक है कि नहीं? तो अगर देखें तो मटेरियल तो यहां पर है, मास तो यहां पर है, लेकिन सेंटर ऑफ मास कहां है? बाहर है। इसी तरह से मगर ज्योमेट्रिकल सेंटर पर है। तो मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि कुछ बॉडीज का सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी के बाहर भी हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपके पास एक बॉडी है और उसका एक ज्योमेट्रिकल शेप है, उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है। जैसे सर्कल का ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, स्फीयर का ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। अब स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? वो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट इज डायगोनल्स, यहां पर। रेक्टेंगल का इसी तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स वाले ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका सेंटर ऑफ मास भी ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही होता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है कि नहीं? तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से आप कोऑर्डिनेट जो हैं वो निकालेंगे। बहुत आसान सी चीज़ थी ये, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा हेल्प मिलता है, चाहे चीज़ आसान भी हो। तो इससे आपको और न्यूमेरिकल्स करने में जो है मदद होगा। मैंने यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं दिखाई, यहाँ पर सिर्फ इन एक्सप्रेशंस। देखिए, एक सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन था जब पार्टिकल्स की मासेस डिफरेंट थी, और सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए एक्सप्रेशन था जब पार्टिकल्स की मासेस डिफरेंट थी। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास था के लिए भी एक्सप्रेशन दूसरी थी जब मासेस सेम थी। और फिर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी एक्सप्रेशंस थी जो मैंने आपको दिखाई। थैंक यू वेरी मच।